हे गाइस, वेलकम बैक टू अनस्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम तीन अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है फोटो पीरियोडिज्म का, दूसरा टॉपिक है वर्नलाइजेशन का और तीसरा टॉपिक है सीड डोरमेंसी का। और ये पढ़ने के बाद हम चैप्टर 15 खत्म कर देंगे और फाइनली ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट पे पहुंच जाएंगे। सो गाइस, इससे पहले हम टॉपिक शुरू करें, अगर आप नए हैं चैनल पे और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और कोई भी फीडबैक है तो ज़रूर दीजिए कमेंट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोटो पीरियोडिज्म से, देखते हैं फोटो पीरियोडिज्म क्या है एग्जैक्टली। अब गाइस, आप जब भी प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे तो आप ये पढ़ोगे ना कि फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए, है ना, फ्लावरिंग स्टार्ट होने के लिए बेसिकली फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए, या जिसका मतलब है स्टार्ट होने के लिए, प्लांट को एक पर्टिकुलर लाइट पीरियड की जरूरत होती है ना, उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए लाइट एक्सपोजर चाहिए होता है, ठीक है। अब क्या देखा होगा आपने कि जो है प्लांट्स खुद से, प्लांट्स में खुद ये कैपेसिटी होती है कि वो ड्यूरेशन जो है ये एक्सपोजर का वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ प्लांट्स में आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि ये जो लाइट का एक्सपोजर है ना, कुछ प्लांट्स में वो क्या होता है, ज्यादा होता है एक एवरेज एक्सपोजर से। मतलब हर प्लांट के लिए एक एवरेज क्रिटिकल ड्यूरेशन है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल ड्यूरेशन। अब क्या मैं बोल रही हूँ कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये क्रिटिकल क्रिटिकल ड्यूरेशन जो है वो एवरेज से ज्यादा होती है, बाकी जो प्लांट्स में होगा ना उससे ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। और फिर इसका जस्ट ऑपोजिट भी होगा, मतलब कि कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे, है ना, कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिसमें ये क्रिटिकल ड्यूरेशन जो है वो एवरेज से कम होगा। मतलब उनको फ्लावरिंग करने के लिए जो एवरेज क्रिटिकल ड्यूरेशन है उससे कम टाइम की जरूरत है ना, लाइट के पर्सपेक्टिव में। तो वो प्लांट्स को हम बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है। तो कुछ तरीके के प्लांट्स आपको मिलेंगे मिलेंगे लॉन्ग डे प्लांट्स वाले, कुछ तरीके के प्लांट्स आपको मिलेंगे शॉर्ट डे प्लांट्स वाले। अब जो ये क्रिटिकल ड्यूरेशन की भी हम बात करें, जो इस क्रिटिकल ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, ये क्रिटिकल ड्यूरेशन भी डिफरेंट प्लांट्स के लिए, है ना, ये डिफरेंट प्लांट्स के लिए डिफरेंट होगा। हर प्लांट्स के लिए ड्यूरेशन भी अलग हो सकती है। अब गाइस, इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, तीसरी भी आपको कैटेगरी मिलेगी। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं जरूरत होती है, ठीक है, जिनको इस एक्सपोजर, लाइट ड्यूरेशन के एक्सपोजर से और फ्लावरिंग से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हम बोलते हैं नो रिलेशन बिटवीन फ्लावरिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ, और ड्यूरेशन टू लाइट एक्सपोजर एक्सपोजर, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, इन प्लांट्स को बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स, ठीक है। अब गाइस, यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं ना, उसमें भी आपको यही देखने मिलेगा। आपको तीन तरीके के यहाँ पर प्लांट्स दिख रहे हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स। ये जो रेड लाइन दिख रही है ये क्या है, क्रिटिकल फोटो पीरियड है ना, ये वाली जो लाइन है ये क्रिटिकल फोटो पीरियड है। अब वो क्या बोल रहे हैं, बिलो क्रिटिकल फोटो पीरियड और अबव क्रिटिकल फोटो पीरियड हर केसेस में। लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या होगा, बिलो क्रिटिकल फोटो पीरियड में कोई फ्लावरिंग नहीं होगी प्लांट में। जब ये ऊपर जाएगा, इस क्रिटिकल फोटो पीरियड के ऊपर जाएगा तो ही फ्लावरिंग होगी। इसका जस्ट उल्टा होगा शॉर्ट डे प्लांट में। कैसे, क्रिटिकल फोटो पीरियड के जब नीचे जाएगा, है ना, तो जो है आपको फ्लावरिंग होगी, लेकिन अगर उसके ऊपर चला गया ड्यूरेशन तो फ्लावरिंग नहीं होगी। और डे न्यूट्रल प्लांट्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे क्रिटिकल फोटो पीरियड कम हो ज्यादा हो, कोई फ्लावरिंग से रिलेशन ही नहीं है। तो जैसे ही प्लांट में वेजिटेटिव मेच्योरिटी आ जाएगी वो फ्लावरिंग करना
शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीजें हो गई। अब क्या होता है कि जो आपका लाइट का ड्यूरेशन है ना, सिर्फ उस पे फ्लावरिंग डिपेंड नहीं करती है। फ्लावरिंग जो है इक्वली डिपेंड करती है डार्क पीरियड पे भी। अभी तो हमने लाइट के पर्सपेक्टिव में देखा है ना, और इसीलिए हम बोलते हैं कि जो आपका ये रिस्पॉन्स है प्लांट्स का, है ना, फ्लावरिंग को लेकर, वो कॉम्बिनेशन है लाइट और डार्क एक्सपोजर दोनों के, और उनका रिलेटिव ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, तो अगर हम 24 आवर्स का दिन मानते हैं, तो उसमें रिलेटिव ड्यूरेशन लाइट का क्या है और डार्क का क्या है, या इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि डे कितने टाइम तक और नाइट कितने टाइम तक है। और इसी प्लांट के रिस्पॉन्स को जो वो डे और नाइट के ड्यूरेशन में दे रहा है, हम बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, तो मैं फोटो पीरियोडिज्म की डेफिनेशन भी लिख देती हूँ। फोटो पीरियोडिज्म की डेफिनेशन होगी, फोटो पीरियोडिज्म। इसकी क्या डेफिनेशन होगी? इसकी डेफिनेशन होगी द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स, द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू पीरियड्स ऑफ डे और नाइट, दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना। इसी को हम बोलेंगे फोटो पीरियोडिज्म। अब आपको जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि होता क्या है, हमारा पहले शूट का एपेक्स होता है ना, जो मॉडिफाई होता है आगे जाके फ्लावरिंग वाले एपेक्स में, और फिर वो मैच्योर होके फ्लावर्स बनाता है ना। तो ये जो है खुद से परसीव नहीं करता है फोटो पीरियड, ये जो एपेक्स होता है यहाँ पर नहीं होता कुछ भी। ये जो फोटो पीरियड की हम बात कर रहे हैं ना, ये जो डे और नाइट के पीरियड की हम बात कर रहे हैं, ये जो है होता कहाँ पर है, ये परसेप्शन इसका कहाँ पर, तो वो होता है लीव्स में। ठीक है, और इसीलिए बहुत सारी थियोरीज ये भी बोलती हैं कि आपके लीव्स में कुछ हार्मोनल सब्सटेंसेस होते हैं, और यही सब्सटेंसेस फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये क्या करते हैं कि जब इन पे जो आपका एप्ट फोटो पीरियड है ना, जब उससे एक्सपोज होती हैं ये लीव्स, तो उस एक्सपोजर से लीव्स के अंदर जो है हार्मोनल सब्सटेंसेस हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और वो माइग्रेट कर जाते हैं शूट एपेक्स पे, और फ्लावरिंग इंड्यूस कर देते हैं। और फिर उसके बाद आपका शूट का एपेक्स या एपिसेस, बहुत सारे अगर हैं तो शूट एपिसेस बोलेंगे, है ना, एक है तो एपेक्स बोलेंगे। तो ये जो शूट एपिसेस हैं वो फिर मॉडिफाई करना शुरू करते हैं फ्लावरिंग एपिसेस में, और फाइनली वो फ्लावर्स बना देते हैं। ठीक है, दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है वर्नलाइजेशन का। ठीक है, तो जिस तरीके से अभी हम लाइट की बात कर रहे थे, है ना, एक्सपोजर टू लाइट या डार्क की बात कर रहे थे, वैसे ही कुछ प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावरिंग, है ना, चाहे आप क्वांटिटी ऑफ फ्लावर्स की बात कर लें या आप क्वालिटी ऑफ फ्लावर्स की बात कर लें, दोनों चीज डिपेंडेंट होती है लो टेम्परेचर के एक्सपोजर पे। और अगर वो लो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है तो उसको बोलते हैं वर्नलाइजेशन। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन अगर लिखें, तो जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिपेंडेंसी फॉर फ्लावरिंग ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, ये क्या हो गया? ये हो गया वर्नलाइजेशन। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो है बेसिकली ये प्रमोट करता है फ्लावरिंग को बाय लो टेम्परेचर। एग्जाम्पल है, बहुत सारे फूड प्लांट्स हैं, वीट, बार्ली, राई, जिनमें दो वैरायटीज होती है, एक विंटर की और एक स्प्रिंग की। तो स्प्रिंग में क्या होता है, आप स्प्रिंग में ही प्लांट लगाओ, है ना, वो फ्लावर कर जाता है उसी टाइम पर, और वो आपका जो ग्रोइंग सीजन होता है उस टाइम पे आपको टाइम से ग्रेन मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप विंटर वैरायटीज की बात करोगे और उसको अगर आपने स्प्रिंग में प्लांट कर दिया, तो वो फ्लावर नहीं करता है। ठीक है, और वो क्या करेगा, जो अगर आप उसको ऑटम में, है ना, याद रखना, अगर आप उसको ऑटम में प्लांट कर रहे हो तो वो जर्मिनेट करेगा उस टाइम पे। जैसे ही विंटर आएगी, है ना, टेम्परेचर कम होगा,
तो फ्लावर्स आने लग जाएंगे, उसमें सीड्स आ जाएंगे और वो फिर ग्रो करते रहेंगे स्प्रिंग तक और फाइनली समर आने तक आप उनको हार्वेस्ट कर सकते हो, है ना। तो वो दो बेसिकली तरीके की वैरायटीज हो गई। एक क्या है, लो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं अपनी फ्लावरिंग के लिए, और दूसरे वाले नॉर्मल है स्प्रिंग वैरायटीज जो स्प्रिंग में भी प्लांट करके लग कर सकते हैं। ऐसे ही जो बाइनियल प्लांट्स होते हैं जो सीजन में बेसिकली 2 बार होते हैं, है ना। तो उनमें क्या होता है कि नॉर्मली वो बेसिकली सेकेंड सीजन में क्या है फ्लावर करके खत्म भी हो जाते हैं। जैसे कि हमारे कैरेट्स हैं, कैबेजेस हैं, ये सारे क्या है बाइनियल हैं। अगेन इनकी में भी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी डिपेंडेंसी लो टेम्परेचर पे होती है, सिर्फ विंटर में ही होते हैं। ये बाकी किसी सीजन में आपको होते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि फ्लावरिंग इसमें इंड्यूस ही लो टेम्परेचर में होती है। ठीक है। इसी तरीके से गाइस जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो क्या है, सीड डोरमेंसी का। सीड डोरमेंसी, अब इसका क्या मतलब है कि बहुत बार, है ना, बहुत बार आप मान लो ये सीड है, ये सीड है। अब कुछ सीड में क्या होता है कि चाहे कंडीशंस फेवरेबल भी क्यों ना हो जाए, ये जर्मिनेट ही नहीं करते हैं, है ना। ये जर्मिनेट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली नया प्लांट बनाते ही नहीं है। अब बेसिकली ये बाहर के एनवायरनमेंट से कंट्रोल नहीं हो रहा है, रैदर अंदर के सीड के अंदर के जो एनवायरनमेंट है, जो अंदर के कंडीशंस है, उस पे कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंडोजेनस कंट्रोल और कंडीशंस। जैसे कि बहुत सारे वजह से हो सकता है कि जो सीड कोट है वो बहुत ही इम्परमिएबल है ना, और हार्ड है, तो जर्मिनेट ही नहीं हो रहा है अंदर से, है ना। हो सकता है कि कुछ केमिकल इनहिबिटर्स, हमने पिछली क्लास में बहुत सारे ऐसे केमिकल प्रमोटर्स और इनहिबिटर्स की बात करी थी। फॉर एग्जाम्पल ABA एब्सिसिक एसिड्स, ठीक है, या फिर पैरास्कॉर्बिक एसिड्स। तो इनकी वजह से क्या होता है, ये इनहिबिट कर देते हैं जर्मिनेशन। हो सकता है कि जो एम्ब्रियो बना है अंदर सीड के वो इमेच्योर हो अभी भी, है ना। कंडीशन तो बाहर की फेवरेबल हो गई, लेकिन जो एम्ब्रियो है वही इमेच्योर है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से बाहर का कंडीशन सही मिलने पर भी, फेवरेबल मिलने पर भी सीड जर्मिनेट नहीं करता है, सीड डोरमेंसी हो जाती है, ठीक है। इसको आप नेचुरल तरीके से भी ओवरकम कर सकते हैं और बहुत सारे मैन मेड मेजर्स है उससे भी ओवरकम कर सकते हैं। जैसे कि सीड कोट अगर हार्ड है तो उसको आप ब्रेक कर सकते हैं मैकेनिकल एब्रेजन से, जैसे कि नाइफ से, सैंड पेपर से, है ना। ये बहुत विग्रसली आप शेक भी करेंगे उसको तो भी सीड कोट जो है वो हट जाता है। उसी तरीके से बहुत बार बहुत सारे एनिमल्स के नेचुरल वे से भी वो जो है आपका ब्रेक होता है सीड कोट, है ना। जैसे कि अगर किसी ने खा लिया सीड को तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बिकॉज ऑफ एसिड, प्रेजेंस ऑफ एसिड, वो क्या होता है, सीड कोट हट जाता है ना। बहुत बार माइक्रोबियल एक्शन से भी सीड कोट हट जाता है। इसी तरीके से इनहिबिटरी सब्सटेंसेस, हमने बोला कि केमिकल्स होंगे जो इनहिबिट करेंगे, उनको हम क्या करते हैं अलग अलग कंडीशंस में डालकर रिमूव कर देते हैं, जैसे कि चिलिंग कंडीशंस, है ना, या फिर बहुत सारे केमिकल्स यूज करके। जैसे हमने पढ़ा था कि एब्सिसिक एसिड का एंटागोनास्टिक होता है क्या, जिब्रेलिक एसिड। तो अगर हम इससे ट्रीट करेंगे, है ना, तो एब्सिसिक एसिड का असर खत्म हो जाएगा और सीड डोरमेंसी अगर वो कॉज कर रहा है तो वो खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से कभी कभी इन्वायरमेंटल कंडीशंस जैसे कि लाइट या टेम्परेचर, इसको भी यूज करके हम सीड डोरमेंसी को खत्म करते हैं, ठीक है। सो गाइज ये हो गए हमारे तीनों टॉपिक, सीड डोरमेंसी, फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन। आई होप आपको तीनों टॉपिक्स का बेसिक्स हैं, बट नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आ जाते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में, है ना। तो वो तीनों टॉपिक्स जो है अच्छे से समझ आ गए हो गए। अगर आ गए हैं तो अभी वीडियो को लाइक करके अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिए। और गाइस अगर आप नए हैं चैनल पे, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो ज़रूर मुझे आप इस वीडियो के कमेंट में लिखकर बताइए और मैं आपके डाउट्स इमीडिएटली क्लियर कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।